हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हम। एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपा है, आपकी इंग्लिश ट्रेनर। और आज हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन के कुछ करेक्ट यूसेज। ओके, चलिए देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला, इधर और नीदर नॉर। हम इधर और नीदर नॉर का यूज़ कब करते हैं? जब हमें यह बताना हो कि दोनों में से कोई एक, इधर और के लिए दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो वो। और नीदर नॉर ना ही ये ना ही वो। बट इस इधर और नीदर नॉर का बहुत ही सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आप बेहतर तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला आप सेंटेंस को देखिए। योर ब्रदर वॉज ईदर देयर और योर कज़न। आपका यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि इस जगह या तो तुम्हारा भाई होगा या तो तुम्हारा कज़न होगा। जब भी आप इधर और का यूज़ करें, आप ध्यान दें कि आप जिस दो चीज़ों पर कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच ही आप इधर और का यूज़ करें। यहाँ आपने भाई और कज़न के बीच जो है कॉन्ट्रास्ट है का जो चॉइस करना है हमें, तो इस दोनों के बीच ही हम इधर और लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इधर और कहीं और जगह पे रखा है, हम कनेक्ट नहीं किए हैं। तो इससे हमें ऐसे करना चाहिए, ईदर योर ब्रदर और योर कज़न वॉज देयर। हमें एक साथ में रखना है, जिस चीज़ का कंपेरिजन कर रहे हैं उसको साथ में रखकर हम इधर और का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह नीदर योर ब्रदर नॉर योर कज़न वॉज देयर। होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट एक है और एक ही सब्जेक्ट की दो पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं? जैसे देखिए, ईदर ही इज़ अ लायर और अ कवर्ड। ये गलत तरीका है। इससे कैसे कहना है? हमारा सब्जेक्ट एक है, तो आप क्या करें, ऐसा लिखें, ही इज़, सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ रखें, उसके बाद जिस चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं उसको साथ में रखें, ईदर अ लायर और अ कवर्ड। ठीक है, तो दो कंट्रास्ट के बीच ही आपको इधर और का यूज़ करना है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, माय ब्रदर नीदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स। ठीक है, तो आप यहाँ, मेरा सब्जेक्ट एक है पर उसकी दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बीच हमने ईदर और नीदर नॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, ही विल कम बाय ईदर बस और ट्रेन। ये गलत तरीका है। आपको यही कहना हो रहा है कि वो आएगा या तो बस से या तो ट्रेन से। बस से और ट्रेन से जो है ना, वो साथ में है। बस से को अलग नहीं कर सकते इधर और के चक्कर में। आपको ऐसा कहना चाहिए, ही विल कम इधर बाय बस और बाय ट्रेन। मतलब इधर और के चक्कर में आप बाय को अलग नहीं कर सकते, बाय को आपको साथ में ही रखना है। बाय को आपको साथ में रखना है, बाय बस बाय ट्रेन। ठीक है, उसी तरह ये देखिए, आई विल कम ऑन ईदर मंडे और फ्राइडे। तो ये गलत है। आपको ऐसे कहना चाहिए, आई विल कम ईदर ऑन मंडे और ऑन फ्राइडे। तो ऑन मंडे और ऑन फ्राइडे भी साथ में जोड़ी है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट जॉइन बाय और नॉर। अब हम दो सब्जेक्ट को जब हम और नॉर के साथ जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त वर्ब से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्या होती है? देखिए, यहाँ देखिए सेंटेंस में, ईदर दिस बॉय और दैट गर्ल। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, पर आखिरी वाला सब्जेक्ट क्या है? दैट गर्ल। और एक लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम इससे क्लोजेस्ट वाले के साथ को देखते हुए हम अपने वर्ब को भी सिंगुलर रखेंगे, हैज़ रखेंगे। अगर हमारा यहाँ प्लूरल फॉर्म रहता तो हम अपने वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म कर देते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, ईदर जॉन और हीज ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम। यहाँ देखिए, आपका जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसके वजह से आपने वर्ब को भी प्लूरल रखा। तो आपको दो सब्जेक्ट के बीच का जब कन्फ्यूजन रहे, तो आप सबसे लास्ट वाला जो वर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब बैठाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड वेर प्रेजेंट।
यहाँ पर देखिए, यहाँ रोहन है और उसके दोस्त है, दोस्त बहुत सारे हैं, इसके लिए हमने उसके नियरेस्ट वर्ब को प्लूरल फॉर्म में रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो अल्दो के साथ येट का यूज़ करते हैं। जो ही, देखिए, दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। हम अक्सर बट का यूज़ कर देते हैं दो के साथ, भले ही वो गरीब हो पर वो ईमानदार है, पर बट लगा देते हैं। इस केसेस में बट का यूज़ ना करें, येट का यूज़ करें। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। आप येट का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, बट का यूज़ ना करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो इज़ पुअर कॉमा ही इज़ ऑनेस्ट। आप अल्दो के साथ भी वही कर सकते हैं, अल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। उसी तरह अल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब बट तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। आप येट लगाए ना लगाए आपकी मर्ज़ी है, बट आप ध्यान रखिए अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपका कॉमा होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका सेकंड सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी वजह से आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सच एज मतलब जैसे, जब हम एग्जाम्पल्स देना होता है तो हम सच एज का यूज़ करते हैं। देखिए, देयर आर मैनी रिलीजन्स सच एज बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म, इस्लाम, जुडाइज़्म। तो इस तरह से जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं ना, तो उस केसेस में सच एज का यूज़ करते हैं। सच एज का यूज़ करने से पहले हमें कॉमा का ध्यान देना है कि हमें कॉमा लगाना होता है। ठीक है, ये सच एज साथ में होता है। नेक्स्ट देखिए, पीपल विद बैड आई साइट यूजुअली नीड टू वेयर करेक्टिव लेंसेज सच एज आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस, राइट। तो ये सच एज साथ में होता है और ये सच एज एग्जाम्पल्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, सच डैट, सच एज, मतलब सेंटेंस के बीच में सच और फिर सेकेंड क्लॉज में डैट। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका सच एज। ये दो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कन्फ्यूजन है, इसको ध्यान से समझ के ले। सच डैट का मतलब ऐसा कि का सेंस रहता है। तो देखिए, सच वॉज हिज लव फॉर हर डैट ही सेक्रीफाइस इवन हिज लाइफ फॉर हर सेक। कि उसका प्यार ऐसा था कि उसने उसके लिए जान की बलिदान दे दी। तो यहाँ पर सच का जब यूज़ किया था तो हम ये बता रहे हैं कि उस चीज़ का जो है रिज़ल्ट क्या हुआ वो डैट के साथ जोड़ के बता रहे हैं। मतलब जब हमने डैट लगाया तो हम एक्चुअली में अपनी फर्स्ट क्लॉज का जो है रिज़ल्ट बता रहे हैं कि उसके प्यार का जो नतीजा था वो क्या था कि उसने उसके लिए उसने सेक्रीफाइस कर ली, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो हम यहाँ रिज़ल्ट बता रहे हैं। तो सच के साथ दैट का यूज़ तब करें जब आपको कुछ अपनी फर्स्ट क्लॉज की रिज़ल्ट बतानी हो। देखिए नेक्स्ट, इट वॉज सच अ हॉट डे, कि इतनी गर्मी थी कि नोबडी कुड डू एनी वर्क, कि कोई भी, इसका नतीजा क्या हुआ, गर्मी की नतीजा क्या हुआ कि कोई भी काम नहीं कर पाया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सच का यूज़ किया तो हमने डैट जब लगाया तो हम रिज़ल्ट बता रहे हैं, रिज़ल्ट बता रहे हैं। ओके, इसका रिज़ल्ट दिख के आ रहा है हमें तो हम सच डैट का यूज़ करेंगे। बट अगर हमारा रिज़ल्ट वाला सेंस ना हो तो हम एज लगाएंगे। जैसे शी इज़ नॉट सच अ वुमन एज यू एडमायर, वो इतनी भी ऐसी भी औरत नहीं है कि जिस तरह से आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने एज नहीं लगाया, यहाँ एज लगाया है, डैट नहीं लगाया है। डैट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने अपने फर्स्ट क्लॉज का रिज़ल्ट हमारे सेकंड क्लॉज में नहीं है। ओके, तो हम सेकंड क्लॉज में जब रिज़ल्ट की बात ना कर रहे हैं तो हम एज का यूज़ करेंगे। उसी तरह आई हैव नेवर हर्ड सच वर्ड एज यू सेड, मैंने ऐसे कोई वर्ड नहीं सुने जैसा आप कहे थे, राइट। तो इसमें भी हमने देखा कि फर्स्ट क्लॉज को कहते वक्त हमने सेकंड क्लॉज में इसका रिज़ल्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ कुछ और हो रहा है, इसकी वजह से हमने एज का यूज़ किया है। तो डैट का यूज़ सिर्फ रिज़ल्ट के लिए हो तो ही आप डैट का यूज़ करें, अगर डैट रिज़ल्ट के लिए नहीं है तो एज का यूज़ करें। सच के केसेस में सच डैट या सच एज। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, सो एज
एज सेंटेंस के बीच हम सो एज का यूज़ करते हैं और एज का यूज़ करते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि सो एज नेगेटिव कंपैरिजन के लिए होता है और एज पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए होता है। सेंटेंस देख सकते हैं, ही इज़ नॉट सो रिच एज यू थिंक, वो इतना भी रिच नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, राइट। तो यहाँ नेगेटिव कंपैरिजन है कि वो इतना भी रिच नहीं है। ही कैन नॉट रन सो फास्ट एज यू, यहाँ भी हम नेगेटिव कंपेयर कर रहे हैं कि तुमसे ज़्यादा वो तेज़ नहीं दौड़ सकता, तो इस केसेस में भी हमने नेगेटिव कंपैरिजन किया, तो हमने सो और एज के साथ किया। उसी तरह हम पॉजिटिव कंपैरिजन जब कर रहे हैं, रीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, रीता अपने मम्मी की तरह ही ब्यूटीफुल है, तो हमने एज का यूज़ किया, एज ब्यूटीफुल एज। इट इज़ एज क्लियर एज द सन, ठीक है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अनटिल और अनलेस। ये भी बहुत ही कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, आप चीज़ को सिर्फ समझ लीजिए कि क्या है। अनटिल का मतलब होता है हम टाइम के बारे में बात करें, जब तक ना, टाइम पीरियड की बात करें। और अनलेस है एक कंडीशन, शर्त है ये कि अगर ये नहीं होता है तो ऐसा होगा। इस केसेस में हम अनलेस का यूज़ करें। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में न का शब्द मिला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हम, न नहीं, मतलब दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ अब नॉट का यूज़ दोबारा से ना करें, ठीक है। जिस जगह पे अनलेस हो उस जगह पे नॉट ना लगाएं। आप सेंटेंस को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, आई डिडंट नो शी वॉज तमिल अंटिल शी स्पोक। मुझे नहीं पता था कि वो तमिल है जब तक उसने बोला नहीं था। तो अंटिल का मतलब जब तक उसने कुछ स्पीक आउट नहीं किया था, जब तक वो उसने कुछ बोला नहीं था, तब तक मुझे आइडिया नहीं लगा कि वो तमिल है, पर वो बोलने के बाद मुझे पता चला, तो जब तक ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अंटिल के साथ मैंने कोई नॉट का यूज़ नहीं लगाया, बट अंटिल से पहले ये फर्स्ट वाले क्लॉज में हमने जो है नॉट का यूज़ लगाया, बट अंटिल के साथ नहीं लगाया है। यहाँ देखिए, यू विल वेट अंटिल आई रिटर्न, तुम वेट करना जब तक मैं नहीं आता। तो अंटिल ना, जब तक ना वाला सेंस हो तो अंटिल। यहाँ भी टाइम पीरियड की बात हो रही है कि जब तक मैं नहीं आता तुम्हें वेट करना है। अब देखिए कंडीशन वाली सेंटेंस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास द एग्ज़ाम। अनलेस का मतलब अगर तुम नहीं करोगे, इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड, राइट, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ओके। तो इस केसेस में आप जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस के साथ फिर अनलेस यू डू नॉट ऐसा नहीं रखेंगे, अनलेस के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। आप यहाँ डू नॉट मत लगा दो, नहीं तो ये सेंटेंस रॉन्ग होता है, ठीक है। अनलेस ऑलरेडी इसमें नॉट इंक्लूड है, इसलिए अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास द एग्ज़ाम। उसी तरह आई वोंट पे अनलेस यू प्रोवाइड द गुड्स इमीडिएटली, जब तक तुम मुझे जल्दी से गुड्स नहीं दे देते तब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो इस केसेस में भी अगर का यहाँ कंडीशन का सेंटेंस है, ये अगर ये नहीं हुआ तो हम ये नहीं होगा, एक कंडीशन है, इसमें कोई टाइम पीरियड तो नहीं है, तो हम अनटिल नहीं लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे। हो आपको अनटिल और अनलेस की कन्फ्यूजन क्लियर होगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हार्डली और स्केर्सली। जो ही या शायद ही, इस तरह की जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उस केसेस में ये कब हम एक्चुअली में करते हैं, जब हम दो ऐसी सेंटेंसेस होती है कि दो एक्शन होता है और एक एक्शन के तुरंत बाद ही कोई दूसरा एक्शन हो जाता है और ये पास्ट में होता है। उस केसेस में हम हार्डली या स्केर्सली का यूज़ करते हैं और साथ में हमें उसे कैसे बनाना चाहिए ये देख लेते हैं। उसके साथ हम व्हेन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, हार्डली वी हैड रीच द प्लेटफॉर्म बट द ट्रेन स्टार्टेड। मैं पहुँचा ही होऊंगा प्लेटफॉर्म में कि ट्रेन खुल गई, यही बोलना है। पर इसमें मिस्टेक क्या क्या है, हार्डली का मिस्टेक है। यहाँ हार्डली का पोजीशन गलत तरीके से, आप ऐसा लिख सकते हैं, वी हार्डली we had hardly reached
आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी हैड हार्डली रिच्ड द प्लेटफॉर्म बट द ट्रेन स्टार्टेड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या तो आप हार्डली को अगर स्टार्टिंग में रख रहे हैं तो हार्डली के साथ आप हैड पहले लगा दें। अगर आप हार्डली से शुरू कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं सेंटेंस को, तो हार्डली के साथ हैड लगा दें और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएं। यस, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का नियम है कि हार्डली और स्केर्सली के केसेस में जब आप हार्डली या स्केर्सली से शुरू कर रहे हैं सेंटेंस को, तो आप जो है अपना हेल्पिंग वर्ब को उसके साथ जोड़ें, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, हार्डली हैड वी रीच द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, दूसरा देखिए, हार्डली ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है और इस नेगेटिव वर्ड के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप कैसे कहेंगे, दैट स्टोर हार्डली हैड एनी ऑफ दिस रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्केर्सली हैड द नर्स लेफ्ट आफ्टर एग्जामिन हिम देन द पेशेंट डाई। दूसरी क्या चीज़ है कि आप जब हार्डली से या स्केर्सली से शुरू करें तो आपका जो दूसरा क्लॉज है वो बट है, तो ये बट भी नहीं लगाना है, इसमें साथ व्हेन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देन का यूज़ कर दिया गया है, जो भी गलत है उससे भी व्हेन लगाना है। तो जब भी आप हार्डली या स्केर्सली वाली सेंटेंसेस से शुरू कर रहे हैं तो याद रखिए आपका दूसरा जो क्लॉज होगा वो व्हेन होगा, व्हेन से शुरू होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा कहना चाहिए, स्केर्सली हैड द नर्स लेफ्ट। इसमें भी वही कंडीशन है, स्केर्सली के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया है और उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द चीज़ें। ठीक है, हमारा जो भी वर्ब है और बाकी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो पोर्शन है वो सारी चीज़ें बाद में। याद रखिए दूसरा क्लॉज जो हम लिख रहे हैं तो व्हेन का यूज़ करेंगे, देन का नहीं, ये व्हेन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो सुनर से सेंटेंस बिगेन जब होती है तो यहाँ 3 चीज़ें हम लगा सकते हैं, नो सुनर डिड, हैड और डज, और उसके साथ हमारा दूसरा क्लॉज में देन से शुरू हो जाएगा। कैसे होता है देख लेते हैं, नो सुनर डिड द बेल रैंग व्हेन द बॉय लेफ्ट द क्लास। यहाँ 2 मिस्टेक है, सॉरी, डिड जब भी लगाते हैं तो हमारा जो रैंग है वो प्रेजेंट में हो जाता है, रिंग हो जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पास्ट कर दिया है डिड लगाकर। दूसरा चीज़ क्या, व्हेन नहीं होता, हम व्हेन फिर दूसरा क्लॉज जो है व्हेन से शुरू नहीं होता, देन से शुरू होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जब आप डिड लगा रहे हैं तो आप रिंग लगाएंगे, नो सुनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, नो सुनर शी हैड हर्ड द न्यूज़ देन शी स्टार्टेड ऑफ। यहाँ पर भी जब आप हैड लगा रहे हैं तो सेम केसेस जैसे मैंने हार्डली या स्केर्सली के लिए कहा था कि नो सुनर के साथ हैड लगाए और फिर शी हर्ड लगाए, मतलब यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, नो सुनर हैड शी हर्ड द न्यूज़ देन शी स्टार्ट ऑफ। उसी तरह जब आप डज लगा रहे हैं तो ध्यान रखें ये नो सुनर डज ही अराइव्ड, ये अराइव्स नहीं करे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने डज लगाकर एस जोड़ दिया है। ठीक है, तो फिर दोबारा से अराइव्स ना करें। ठीक है, तो नो सुनर डज ही अराइव देन ही बिगेन टू वर्क। होप आपको ये क्लियर होगा। याद रखें कि इसमें एस नहीं लगाना क्योंकि आपने ऑलरेडी डज लगाकर इसे बता दिया है आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं हम कंजंक्शन के तौर पे। तो लिस्ट का यूज़ हम करते हैं ये बताने के लिए ताकि नहीं। ठीक है, और लिस्ट का यूज़ जब हम करते हैं तो हम शुड उसके बाद यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और लिस्ट का मतलब होता है सो डैट नॉट, ताकि नहीं। स्टडी हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल, मतलब यहाँ पर सेंटेंस में ये है कि ऑलरेडी लिस्ट में नॉट लगा हुआ है, ताकि नहीं, तो दोबारा से नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात हमें लिस्ट के साथ शुड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ठीक है बट नॉट लगाया ये गलत है। तुम मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसे कहना चाहिए, स्टडी हार्ड
लिस्ट यू शुड फेल, शुड ही लगाना है, दूसरा और कुछ भी नहीं लगाना है, वुड भी नहीं लगाना है, माइट भी नहीं लगाना है। देखिए, गो थ्रू द नोट्स अगेन एंड अगेन, लिस्ट यू वुड या मे फेल, हम बोल देते हैं बट ऐसा नहीं है, नहीं कहना है हमें। वुड और मे का यूज़ हमें नहीं करना है, हमें शुड लगाना है। ठीक है, देखिए, गो थ्रू द नोट्स अगेन एंड अगेन, लिस्ट यू शुड फिल। ठीक है, तो आपको शुड ही लगाना है लिस्ट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं सिंस का यूज़। सिंस का यूज़ बहुत तरीके से होता है। सिंस का यूज़ एज अ कंजंक्शन, एज अ एडवर्ब, एज अ प्रेपोजिशन भी होता है। तो हम सिर्फ कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन में सिंस का यूज़ हम कैसे करते हैं? सबसे पहला क्योंकि के सेंस में करते हैं, क्योंकि। ठीक है, और याद रखें कि हमें सिंस का यूज़ क्योंकि के सेंस में कर रहे हैं क्योंकि हमें रिज़ल्ट को फोकस ज़्यादा करना है, हमें रिज़ल्ट पे फोकस करना है। सेंटेंस देखिए तो आपको समझ आएगा। आई थिंक आई विल स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी सिंस इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर पे ही रहूँ और मूवी देखूँ। तो यहाँ पर बाहर में बारिश होने की बात है तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट मैं अभी किस जगह फोकस कर रही हूँ कि बारिश बाहर में होने की वजह से इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं घर में रहना चाहूँगा और मूवी देखना चाहूँगा। तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं? रिज़ल्ट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न पे नहीं, कारण पे नहीं, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, रिज़ल्ट पे। नेक्स्ट देखिए, आई विल गो देयर सिंस यू डिज़ायर। क्योंकि तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं जाऊँगा उधर। ठीक है, तो यहाँ भी आपने देखा कि आपने रिज़ल्ट पर फोकस कर रहे हो, रीज़न पे नहीं। रीज़न तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, पर उसकी रीज़न की रिज़ल्ट जो है वो क्या हुई कि मैं वहाँ जाऊँगा। राइट, उसी तरह आप सिंस की जगह पे आप एज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि सिंस का यूज़ हम कंजंक्शन में कैसे करते हैं। सिंस का यूज़ हम क्योंकि के सेंस के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हमें बताना हो। ध्यान रहे कि सिंस जब हम यूज़ करते हैं तो हम रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सेंटेंस देखकर समझते हैं। आई थिंक आई विल स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी सिंस इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्योंकि बारिश हो रही है बाहर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर पे रहूँगा और मूवी देखूँगा। तो यहाँ हम फोकस कर रहे हैं किस पर? रिज़ल्ट पर कर रहे हैं कि मेरा बाहर जाने, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है इसकी वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ कि मुझे घर में रहना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा और मूवी देखना पसंद करूँगा। राइट, तो यही मतलब है। नेक्स्ट देखिए, आई विल गो देयर सिंस यू डिज़ायर इट। क्योंकि तुम चाहते हो या तुम चाह रहे हो इसीलिए मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पर रिज़ल्ट पर फोकस कर रहे हैं, रीज़न पे नहीं। रीज़न की वजह से ही हम रिज़ल्ट पर ये कर रहे हैं। तो फॉर रिज़ल्ट का जब फोकस हो तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस के साथ साथ हम एज का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंस के बजाय इंस्टीड ऑफ सिंस यू कैन यूज़ एज ऑल्सो। जैसे देखिए, आई विल गो देयर एज यू डिज़ायर इट। सेंस वही है, मीनिंग भी वही है, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, रिज़ल्ट को फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि जब मुझे कहना होता है तो हम एक और वर्ड का यूज़ करते हैं कंजंक्शन के लिए, वो है बिकॉज। बिकॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हम रीज़न पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज़ मीन। मैं उसे नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश है। तो यहाँ रीज़न पे फोकस कर रहे हैं कि उसकी सेल्फिश की वजह से मैं उसे नहीं चाहता। उसी तरह शी डिडंट वांट टू गो टू द मूवी बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का यही वजह है कि वो मूवी देखने नहीं गई थी। राइट, तो यहाँ रीज़न का हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस का यूज़ हम और एक चीज़ में करते हैं, वो क्या है? जब से। जब हमें जब से वाला सेंस हो सेंटेंस में तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस आई स्टार्टेड माई न्यू जॉब। जब से मैं नया जॉब शुरू किया है मैं बहुत बिजी हूँ। मोहन हैव बीन प्रोमोटेड ट्वाइस सिंस ही जॉइन द कंपनी। जब से मोहन ज्वाइन किया है कंपनी उसे 2 बार प्रमोशन मिल चुकी है। तो जब से वाली जो सब सेंस हो तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रैदर और अदर जब आप यूज़ करें तो साथ में ही देन भी लगाना है। रैदर देन, अदर देन। ओके, देखिए सेंटेंस, आई वुड हैव
द वॉच रादर बट द पेन, रादर बट नहीं होता, रादर दैन होता है। आई वुड हैव द वॉच रादर दैन द पेन, ठीक है, तो मैं वॉच लेना पसंद करूँगा, पेन नहीं। यहाँ देखिए, शी हैड नो अदर हॉबी बट डैट ऑफ कलेक्टिंग फ्लावर। हम जनरली अदर जब भी लगाते हैं तो बट लगा देते हैं, जो कि गलत है, दैन लगाना है। तो यहाँ कैसे कहेंगे, शी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ कलेक्टिंग फ्लावर्स। उसकी कोई और हॉबी नहीं है, बस एक ही है, वो है फ्लावर्स को कलेक्ट करना, राइट। तो यहाँ देन का यूज़ करें, रादर और अदर के साथ देन का यूज़ करें। नेक्स्ट देखिए, सो डैट। सो डैट का सेंस कब हम यूज़ करेंगे, देखिए तो सेंटेंसेस है, शी इज़ वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक, वो बहुत दुर्बल है, वो नहीं चल पाती। तो इस सेंटेंस को, जब दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम सो डैट लगा रहे हैं। इसका सेंस क्या बनता है कि वो बहुत वीक है, वो इतनी वीक है कि वो चल नहीं पाती। तो इस सेंस में हम देखें कि अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ देखें कि फर्स्ट में हम प्रेजेंट लगा रहे हैं, तो हम दूसरा को भी प्रेजेंट ही रख रहे हैं, मतलब हमारा प्रेजेंट से मेन क्लॉज है, तो हम फर्स्ट सेकेंड क्लॉज को भी जो है हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, कैन नॉट में ही रखेंगे, राइट। अगर ये पास्ट हो जाता, शी वॉज सो वीक डैट शी कुड नॉट हो जाता सेकेंड क्लॉज। हमारे फर्स्ट क्लॉज में अगर हम पास्ट करते हैं तो सेकेंड क्लॉज में हम भी पास्ट कर देंगे, ठीक है, तब हम प्रेजेंट नहीं रखेंगे, ध्यान रहे। ये सारी कॉन्सेप्ट होप आपको क्लियर होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। अगर थैंक यू सो मच, ठीक है, ऐसे ही बने रहे, सीखते रहे एंड स्टे ट्यून्ड।